आज हम करेंगे कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई रचना मियाँ नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती जी के बारे में थोड़ा सा पहले मैं बताना चाहूँगी। कृष्णा सोबती जी महिला कथाकारों में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। इनका जन्म पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, भारत की नहीं। पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था और इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली में हुई है। इन्होंने बचपन से ही लेखन का कार्य शुरू कर दिया था और अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत से उपन्यास, कहानियाँ, संस्मरण, शब्द चित्र आदि लिखे हैं। इनकी लेखन कार्य की भाषा जो है बहुत ही सरल है, आम सी सिंपल भाषा में लिखते हैं जो कि पढ़ने वाले को बिल्कुल समझ आ जाती है। तो ये जो लिखा जो हम इनकी रचना पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक शब्द चित्र है। शब्द चित्र क्या होता है? जो किसी की कही हुई बात को सुनकर उसको अपने शब्दों में अक्षरशः लिखना, यानी वैसा ही लिखना, उसको हम शब्द चित्र कहते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई रचना मियाँ नसीरुद्दीन। कृष्णा सोबती जी की रचना मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जिसमें लेखिका ने एक खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। उसके विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। नानबाई कौन होता है? नान से मतलब जैसे आपको समझ आ ही रहा है, नान खाने वाला जो होता है, जो वो बेचता है, नान बेचता है, उसको नानबाई कहते हैं। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में नानबाई उसको कह देते हैं जो किसी भी प्रकार की रोटियां बनाकर बेचता है। नानबाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले को कहते हैं। एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर जाती है। वह एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंथता हुआ देखकर वहीं रुक जाती है। वह सोचती है कि शायद सेवइयाँ बना रहे होंगे। सेवइयाँ यानी जो सेवियाँ जो घर में हम भी बनाते हैं वो। परंतु पूछने पर उसे पता चलता है कि यह तो खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कितने प्रकार की? 56 यानी 56 तरह की रोटियां बनाना वो जानता है। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। अच्छी उम्र यानी कि ज़्यादा उम्र के थे जो। जैसे लेखिका को ग्राहक समझकर वे उसे अंदर बुलाते हैं तो वह झिझक कर उनसे कहती है कि यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछें। मियाँ नसीरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कह दी। तो वो ग्राहक तो नहीं थी ना, उनसे बातचीत करने के लिए आई थी। वो तो आटा गूंथते हुए देखकर वहाँ पे रुक गई थी, इसका क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि शाही अंदाज में बड़ा बोला कि हाँ आ जाओ, पूछो मुझसे जो सवाल पूछने हैं। साथ ही यह भी पूछ लिया कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं। नसीरुद्दीन जो थे ना, वो थोड़ा एक्साइटेड हो गए और पूछने लगे कि तुम पत्रकार तो नहीं हो, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को बेकार व्यक्ति समझते हैं। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। पहला ही सवाल उनका यह था, जब उसने सुना कि 56 प्रकार की रोटियां वो बनाते हैं तो नेचुरली है कि वो पूछेंगे कि इतना कहाँ से सीखा आपने। तो मियाँ ने उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी काम है, ये जो है उनका खानदानी पेशा है। यह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह व्यवसाय संभाल लिया था। उसके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले नाम था जगह का, के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है,
तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, यानी कि अगर हम काम करेंगे तब आएगा, शिक्षाओं से नहीं। तो उसने एक ही बात कही कि मेरे पिता ने तो ये समझाया कि शिक्षा जो है वो काम करने से आएगी, ना कि केवल शिक्षाओं से आएगी। इस पर लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने यह काम शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो दी होगी। इस पर मियाँ कहते हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जीम, ये उर्दू की भाषा है, जैसे हम हिंदी में आ ई ऊ ऐसे पढ़ते हैं, क ख ग पढ़ते हैं, तो उर्दू के जो शब्द सीखते हैं हम, वर्ण जो होते हैं वो अलिफ बे जीम ज़ेम ते ऐसे होते हैं। तो पढ़ना सिखाता है। और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में ना बिठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बिठाया जाता है। तो आप बताइए कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ, तीसरी में ही क्यों बिठाया गया? लेखिका जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वे स्वयं समझाते हैं मियाँ नसीरुद्दीन कि हमने पहले बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी जलाना आदि सीखा, तो अंत में नानबाई का कार्य सीख गए। यानी उनका कहने का भाव ये था कि जो शिक्षक है वो केवल यही सिखाता है कि स्टार्ट कैसे किया जाता, पढ़ना कैसे सीखा जाता है, लेकिन जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो उसका अलग ही मज़ा होता है। वो छोटी छोटी चीज़ से लेकर सारा कुछ सीखते हैं, जिस तरह की हम कच्ची पक्की दूसरी, यानी आजकल जो हो गया है नर्सरी केजी, प्री नर्सरी, नर्सरी केजी, यूकेजी, जो भी है वो सारा कुछ, तो वो कहते हैं कि इस तरह से सीखा जाता है। लेखिका ने उनसे पूछा कि आपने ख़ानदानी नानबाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? इस पर मियाँ ने बताया कि हैं तो बहुत, परंतु वे ख़ानदानी नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि हैं तो बहुत है नानबाई, लेकिन हम ख़ानदानी नानबाई हैं, यानी पुश्तों से हमारा यही काम चलता आ रहा है। तो जो और यहाँ पे नानबाई हैं वो ख़ानदानी नहीं है। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुज़ुर्गों से पूछा था कि क्या वे कोई नई चीज़ खिला सकते हैं, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी जो ना तो आग से पकी थी ना ही पानी से बनी थी। लेखिका के इस चीज़ के बारे में पूछने पर मियाँ ने केवल इतना कहा कि यह ना पूछिए, क्योंकि ख़ानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो उसने मतलब शेख ही एक तरह से बखारी यहाँ पे कि उन्होंने ऐसी कोई चीज़ बना के दिखाई जो ना तो आग पे पकी हुई थी और ना ही उसमें पानी का यूज़ हुआ था। तो ऐसी तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ बन नहीं सकती। वो झूठी गप्पे ही हाँक रहा था कि वो दिखाना चाहता था कि उसके जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने राजा के यहाँ पे काम किया है। तो वो कहता है कि क्या ऐसी चीज़ थी। जब लेखिका ने पूछा तो वो कहते हैं कि ये बात पूछो कि जो नानबाई ख़ानदानी होते हैं जो लोग, वो तो कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुज़ुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया था। इस पर मियाँ ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही हो चुकी है। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है, मियाँ नहीं बता पाते। जब लेखिका बहादुर शाह ज़फ़र का नाम लेती है तो मियाँ खींच कर कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख लीजिए। तो मतलब चिढ़ जाता है कि क्यों इतना कुरेद के पूछ रही हैं। तो जब मियाँ लेखिका ने स्वयं एक नाम सुझा दिया तो उसने कहा कि उन्हीं का नाम लिख लो, मुझे क्या है, काम तो किया है मेरे बुज़ुर्गों ने। लेखिका को अपनी ओर टकटकी लगाकर देखकर वे अपने कारीगर को भट्ठी सुलगाने के लिए कहते हैं, यानी कि वो सकपका जाते हैं, घबरा से जाते हैं कि लेखिका क्यों इसने ध्यान से देख रही है। तो ध्यान बंटाने के लिए वो अपने कारीगर को भट्ठी सुलगाने के लिए कह देते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी, पर कारीगर के बारे में पूछती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं। मियाँ बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। यानी 2 रुपये एक मन, जो मन आटा जब गूंदते हैं तो उसके 2 रुपये मिलते हैं, और मैदा गूंदना थोड़ा मुश्किल होता है
तो 4 मन मैदा जब जो 1 मन मैदा जब गूंदा जाता है तो उसके 4 रुपए देते हैं। मियाँ अपनी भट्ठी पर बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाज़ेबान, तुनकी आदि रोटियां बनाते हैं। तुनकी रोटी पापड़ से भी अधिक पतली होती है। ये जो ऊपर नाम बताए गए हैं सारे के सारे जो हैं ये रोटियों के नाम हैं। शीरमाल बहुत ही फेमस मिठाई की तरह होते रोटी ही होती है एक तरह से, लेकिन मीठी बनती है ये। तो ये बेसनी रोटी, खमीरी यानी जिसमें पहले मैदे में खमीर लगा के यानी उसको खट्टा करके उफान देकर उसको बनाया जाता है। रुमाली रोटी आपने शादियों में देखी होगी, बहुत बड़ी सारी होती है, एक रुमाल की तरह ऊपर को घुमा घुमा के बनाते हैं वो। तो ये सारी रोटियों के ही नाम हैं। तो कहता है कि तुनकी जो है वो पापड़ से भी अधिक पतली रोटी होती है। मियाँ अतीत में खो जाते हैं यानी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वह ज़माना चला गया जब पकाने खाने की लोग इज्जत करते थे। ठीक है, अब तो तंदूर से निकली, खाई और बस सब समाप्त हो गया। यानी जब पहले लोग खाते थे तो उसकी तारीफ़ भी करते थे और उसको वाहवाही भी देते थे, कई बार उनको इनाम भी देते थे। लेकिन आजकल क्या है, ऑर्डर दिया, तंदूर में रोटी पकी, खाई और सब ख़त्म हो गया।